अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शफा यूसुफ ज़ई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई जी। हाँ जी, तो आपको वैसे आज क्या हुआ है, मतलब क्या हो गया आपको? क्या हुआ क्या? ये जो आपका हुलिया है देख के मैं सोए रह गए थे। इस हुलिये में क्या बुराई है बताएं? मतलब बताएं, सोए रह गए थे? नहीं मैंने बाकायदा नींद से जागकर मैंने उठकर ये कपड़े पहने। अच्छा। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन स्टाइल थोड़ा कैजुअल लग रहा है, थोड़ा काफी कैजुअल लग रहा है। बिल्कुल हाँ तो ठीक है। एक तो ये कि देखें लोग जलते हैं मेरी जवानी से, ठीक है, और दूसरा ये है कि मैंने जिंदगी को कैजुअल लेना शुरू कर दिया। इस उम्र में आपने आके जिंदगी को कैजुअल लेना शुरू कर दिया जब पाँव आपके कबर में लटक रहे हैं। मतलब ये लोग पूछेंगे, इसलिए मैंने कहा कि उनकी बात कहीं भी बुरी लगेगी तो मैं तो कह देती हूँ भाई, हम तो एक दूसरे को सुनाते ही रहते हैं, हमारा क्या है। तो आप इस उम्र में एहसास हुआ है कि जिंदगी कैजुअल लेने की चीज थी। ज्यादा सीरियस ले ली। ज्यादा सीरियस लेने का कोई फायदा नहीं है जिंदगी को। भाई जिस मखलूक ने 60-70 साल की उम्र में मर जाना हो, क्या उसे सीरियस लिया जाए? तो इसीलिए मैंने जिंदगी को लेना है कैजुअल लेना शुरू कर दिया है। कैजुअल जूते, कैजुअल कपड़े, और मतलब और पहने हुए तो है ना मैंने। ये भी तो सोचें आप लोग कि मैं पहन का अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने पहनाए हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं इस पर कि भाई ये मैंने क्या किया। नहीं सही, बिल्कुल सही। दरअसल हम अक्सर होते हैं, अक्सर हम कैजुअल होते हैं, मतलब कैजुअल मूड होता है, फॉर्मल होते हैं। सूट पहन के, टाई पहन के, अजीब गर्दन अकड़ी हुई। फॉर्मल शूज तो वैसे ही मुझे बहुत ही अजियत देते हैं। ये है वो बात, तो ये है प्रॉब्लम। जब मैं बैंक में काम करता था ना, मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये होती थी रोज सूट वूट पहन के जाओ। तो वैसे ये सूट क्यों पहनना होता था बैंक में? ऐसे एक फॉर्मल फैशन, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये वो सारा जो है उसके जो स्टाइल होते हैं वो बेसिकली ना मामला ये था। बिल्कुल सूटेड वूटेड ही होते हैं। हाँ, पता नहीं कैसे सारा दिन गुजारते हैं। ये ऐसे मुझे सही लगता है। दिस इज मी। सही है, कैजुअल। सही है, बिल्कुल। बल्कि लोगों से पूछ भाई, कॉल इन चला दो, लोग कॉल करो और बताओ भाई ये ज्यादा सही लगता है या जब मैं वो पूरे जो है। अच्छा, इसमें आपने कोई चेन नहीं लटकाई? हाँ, अच्छा वो मेरा कभी मिजाज नहीं रहा। वो चेन, अंगूठियां, चेन और खोपड़ी वाली टी शर्ट है। नहीं, वो मैं कभी भी नहीं रहा भाई। ये कभी भी नहीं किया मैंने। ये ठीक है, इज्जतदार, जरा तमीजदार, वो भी इज्जतदार तमीजदार होगा अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से वो नहीं है। वो चेने मेने और ये बाली लटका के ये नहीं है भाई। ये कभी भी नहीं रहा, और ना कभी ये कान में वाली और सर के पीछे टैटू है ये। अच्छा, तो और क्या? हाँ, टैटू भी हो सकता है, ये भी नया इन्हें। लेकिन ये कि वो एक आध मरतबा मैंने ना वो काली जो अंगूठी टाइप की होती है वो पहनी, लेकिन वो इरिटेट करती है मुझे, पता नहीं। हाँ, आदत होनी चाहिए। कुछ लोग बड़ा अच्छा सजते धजते, खवातीन का भी कुछ ऐसा है कि वो कानों में अक्सर लड़कियों ने पहनी होती है रिंग्स पहन के। लेकिन मुझे भी ये होता है कि जितनी कम चीजें आपने पहनी हो, आप अगले से बात करें, कोई बिजनेस मीटिंग चल रही है और कान की आपकी बाली जो है वो हिल रही, बड़ा बंदा इरिटेट होता है। खैर मैं अपने जाती तौर पर होती हूँ, लेकिन बाकी कर सकते हैं। लेकिन वैसे बस ये है कि कैजुअल करो। हाँ, कैजुअल हो, और जूते तो खास तौर पे कंफर्टेबल होने चाहिए। बिल्कुल कंफर्टेबल जूते भाई, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी। आपको लगे ना पहने हो आपने जूते, आप जो है वो इजीली उसके अंदर मूव कर सके। वरना ये हीले हीले सिर्फ इतना ही है कि यहाँ खड़ी हूँ मैं और हील उतार देती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चा गवाह इन गुनाहगार आंखों ने देखा है कि ये हील उतार देती है उधर बैठ के। तो ऐसे बस पीछे से कुछ नजर ही नहीं आता कि आपने जूते क्या पहने। तो मैंने वहाँ पर अपने स्लीपर्स रखे हुए हैं। हाँ, मैंने उधर चप्पल रखे हैं, वो मैं जाके पहन लूंगी। लेकिन ये है कि कंफर्टेबल रहें, और शूज देने में तो खास ख्याल करें। क्या होता है ये भी बता दूं आपको। आज पोले खोलते हैं ना मर्द हज़रात, अक्सर ये करते हैं कि न्यूज एंकर जो है ना, जो न्यूज एंकर होता है, बड़ा सूट वूट पहना हुआ होता है। अब जरा इधर टेबल है, वो जब यूं टेबल बैठा था, नीचे उसने जो है वो शॉर्ट्स पहनी होती, चप्पल पहनी हुई होती। ये भी होता है अक्सर, मैंने खुद देखा है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो इसीलिए भाई जितना फ्रेम में जितना नजर आ रहा है, बड़े मैंने तो प्रोग्राम एंकर्स भी देखे हैं। बिल्कुल ऐसा होता है। तो ये तो आप कॉल करें और बताएं कि ये वाला स्टाइल ज्यादा सही है या वो सूटेड बूटेड फॉर्मल स्टाइल ज्यादा सही है। कॉल कर लें भाई, ठीक है। हम जब तक खबरें वगैरह भी बताते रहेंगे, आपकी कॉल्स भी लेते रहेंगे, बताएंगे क्या आपकी जो है वो विचार है इस हवाले से। और अगर कोई विशेष टिप्पणियां हो तो आप वो भी दें। देखिए इंडिया हार गया, हिंदी ना बोले, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि उनको तसल्ली हो, थोड़ा हौसला हो। हाँ भाई, इरफान पठान कैसे हो, ठीक हो? लेकिन देखिए उनके गानों में जो उर्दू का इस्तेमाल है, ये वो भी बड़ा गलत इस्तेमाल भी करते हैं। शदीद गलत आजकल इस्तेमाल हो रहा है उर्दू का। गलत होता है, लेकिन ये है कि उनको एक रोमांस, उधर जज्बातों का लफ्ज मैंने सुना, मैं तो सर पकड़ के, मेरे जज्बात अजीब से हो गए कि वो बस वो राइमिंग में ला रहे होगा ना शायर। लेकिन उनको बड़ा रोमांस है उर्दू से। आप उर्दू को हल्का ना लें, उर्दू को तो बिल्कुल हल्का ना लें। वो आजकल एक गाना आया हुआ है जिसमें उसने कहा कि तेरी उर्दू जैसे शायरी की किताब। तो वो कुछ इस तरह की उसकी लिरिक्स थी, लेकिन बेसिकली वो खातून की उर्दू की तारीफ कर रहा था। अच्छा,
खातून की उर्दू की तारीफ कर रहा था, बड़ा उनको रोमांस है उर्दू से। खैर बारात आप हमें कॉल्स करें, बताएं, और मीनवाइल आप जाके जरा देखें 60 सेकंड्स न्यूज़, हम जाके वहाँ पे कुर्सियाँ संभालते हैं और फिर आपसे करते हैं मुलाकात। इसराइल गजा में बच्चों का होलोकॉस्ट कर रहा है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म। इसराइल की फिर नसीरात कैंप पर दहशतगर्दी, 17 फ़लस्तीनी शहीद। गजा से 61 मरीज इलाज के लिए तुर्किया मुंतकिल। लाहौर में एक जलसा करवाया गया, बोल रहे हैं 2 तिहाई लाएंगे, बिलावल की नून लीग पर तनकीद। इंतखाबात की तैयारियां, बैलेट पेपर्स छपाई का तखमीना लगाने का मरहला मुकम्मल। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ला। चीफ सिलेक्टर ने ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया, हारिस रऊफ दस्तबरदार। रोज़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम शेख अब्दा अली इंतकाल कर गए। चैट जीपीटी के बरतरफ CEO को माइक्रोसॉफ्ट ने नौकरी दे दी। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़, और 60 सेकंड न्यूज़ के बाद हम आपके सामने दोबारा से हाजिर हैं, कैजुअली हाजिर हैं हम, कैजुअल टुडे। तो कैजुअल बात करनी है भाई। अच्छा, वो उन्होंने अनाउंस कर दिया, टीम अनाउंस कर दिया। 18 सिलेक्टर जो है हमारे जनाब वहाब रियाज साहब जी, जिनको 6 छक्के पड़े थे, इफ्तिखार ने मारे थे 6 छक्के, और उसके बाद वो चीफ सिलेक्टर बन गए। बिल्कुल। अब वो इफ्तिखार को सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये हमें नहीं पता है, लेकिन 6 छक्के खाने वाले चीफ सिलेक्टर भी और निगरान वजीर खेल भी, स्पोर्ट्स भी, बिल्कुल बिल्कुल सारे काम कर लिए उन्होंने। काफी टोपियां पहनी नहीं, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है ना भाई। बिल्कुल। तो टीम में नहीं आ पा रहे थे वो अलग बात है, लेकिन चीफ सिलेक्टर बन गए वो अलग बात है। हाँ वो अलग बात। चलो अच्छा, उन्होंने टेस्ट सीरीज के लिए जो है वो स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, और बहुत सारे लोग इसमें कह रहे हैं भाई, नाम बताते हैं, चलो नाम बताते हैं जी, कौन कौन लोग हैं इसके अंदर। वहाब रियाज ने 18 रुकनी टीम जो है उसमें बताया भाई कौन कौन है जी। कप्तान शान मसूद, वेरी गुड, नया कप्तान है जी, अब देखते हैं वो क्या करता है। बताया अगला कौन है? बाबर आजम है, वेरी गुड। देखिए मैं आपको नाम याद करवा रहा हूँ इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैच करवाता हूँ ना। अब्दुल्ला नाम है मेरे सामने आ रहे हैं सारे, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। इमामुल हक, हसन अली, फहीम अशरफ, अबरार अहमद, शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल, खुरम शहजाद, सऊद शकील, सरफराज अहमद, मीर हमजा इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, बिल्कुल कमाल खेलते हैं भाई, और जबरदस्त खेलते हैं। अच्छा मोहम्मद रिजवान भी कमाल, सारे भी जबरदस्त खेलते हैं जब भी टीम में आए। हाँ कुछ जबरदस्त खेलते हैं, बाकी नहीं खेलते जबरदस्त। क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ मुझे ज्यादा पसंद है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से, अदरवाइज कुछ जो है जरा कुछ हल्के भी हैं, जाहिर है। मीर हमजा तक ये पैगाम पहुंचाया जाए, मीर हमजा तक पैगाम मीडिया इंडस्ट्री में बैठे हुए, बिल्कुल, और आपके शायकीन यहाँ पर बैठे हैं, बराह रास्त आपको देखेंगे सर, तो प्ले वेल। और रिजवान है, वसीम जूनियर हैं, ये भी ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, नौमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा शामिल हैं ये 18 रुकनी स्क्वाड में। हारिस रऊफ नहीं है भाई, बड़े लोगों का एतराज़ हो रहा था। हारिस रऊफ, अबरार अहमद है, मिस्ट्री स्पिनर। हारिस रऊफ की ज़रूरत क्या है इस वक्त टेस्ट टीम में, तो जगह बनती नहीं है मेरे हिसाब से उनकी, और उन्होंने बेसिकली खुद को टेस्ट खेलने से दस्तबरदार किया। अच्छा, खुद ही नहीं खेल बेसिकली। सर आप इसमें क्यों रहे थे आप इस रेस में हारिस भाई, ऐसे तो ना करो। आप T20 के लिए बड़े अच्छे ऑप्शन है। वनडे में तो अभी आपने देख ही लिया कि आपको 500 रन पड़ गए, तो छोड़ दें उसको, वो अलग मसला है। लेकिन ये कि टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा सा 5 दिन खेलना होता है ना, लग पता जाता है। ये है बिल्कुल, 90 ओवर रोज खेलो, सुबह से लेके शाम तक हिल जाता है इंसान का अंजर पंजर ढीला हो जाता है। सही बात है, असल इसीलिए उसको टेस्ट कहते हैं कि आप 5 दिन तक लगातार, और आखिरी दिन तो इंसान मरने वाला हुआ होता है जी, क्योंकि 5th डे आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी होती है। बिल्कुल, चाहे आप बैटिंग कर रहे हैं चाहे बॉलिंग कर रहे हैं, इवन खड़े भी हैं ग्राउंड में, खामखा भूखे प्यासे खड़े हैं अब, तो वो भी बड़ा चैलेंजिंग एक मरहला है। बिल्कुल, तो हारिस साहब ने दौरे पर जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, फिर ये भी बात हुई कि नसीम शाह ये अगले 3 हफ्तों में बॉलिंग शुरू करेंगे, और मोहम्मद हुसैन ने भी वर्जिश शुरू कर दी है। 1 से 2 हफ्तों में वो प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। तो शाहनवाज दहानी, शादाब खान, उसामा मीर, उस्मान कादिर और नवाज ये कैंप को ज्वाइन करेंगे। टॉप ऑर्डर में इमाम है, अब्दुल्ला है और शान मसूद है, ये परफॉर्म कर रहे हैं। क्या हुआ, ये ऐसी ठंडी आए क्यों बनी आपने? इमाम भाई का नाम सुन के
हाँ देखते हैं टेस्ट मैच में तो वो कर जाएंगे मुझे लग रहा है, लेकिन ये कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया चलो अल्लाह करे कर जाए भाई। ऑस्ट्रेलिया है भाई, ऑस्ट्रेलिया है, हल्का ना लेना, पैट्रिक जेम्स कमिंस की टीम आ रही है आगे। अच्छा तो बस ये ध्यान में रखिएगा। स्पिनर्स भी बुलाए हैं जी इन्होंने 4-5, साहबजादा फरहान भी, ये भी टॉप स्कोरर रहे हैं, अभी स्क्वाड में उनकी जगह नहीं है, लेकिन ये है कि हसन अली काउंटी सीजन में अच्छा खेला उन्होंने और ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं, तो ये पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। हमारा PSL कब हो रहा है? PSL हमारा होगा ना इलेक्शन के आसपास, कहीं बाद में होगा मेरे ख्याल में, या तो शायद थोड़ा दुबई में हो जाएगा, फिर बाद में पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन ये अगले साल की कहानी है, फरवरी मार्च में होगा ना। क्यों क्या तो नहीं, तो उसमें बाहर के खिलाड़ी भी आते हैं, खेलते हैं हमारी टीमों के साथ। तो इतने बाहर के नहीं आते ना, ऑस्ट्रेलिया के थोड़े बाहर से आते हैं। क्यों ऑस्ट्रेलिया के क्यों नहीं आते? देखें नहीं, शेन वॉटसन वगैरह आया था, सब था, लेकिन ये अभी ये वाले जो है ये नहीं है ना। देखो भाई उनको IPL खेलते हैं वहाँ, पैसे ज्यादा IPL। अच्छा हाँ, IPL जो है वो पैट कमिंस ने IPL नहीं खेला, उसने IPL छोड़ दिया था और अब तो नहीं खेलने देंगे उसको, अब खेलने भी नहीं देंगे, लेकिन उसने पिछला वाला खेला भी नहीं था क्योंकि उसका ख्याल ये था कि वो अपनी टीम को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करे और वो अपनी क्रिकेट पर फोकस करे और वर्ल्ड कप की तैयारी करे, तो इस वजह से उसने IPL नहीं खेला था। तो भाई आप ऐसा करें, किताब लिख ले पैट कमिंस पे, मेरा ख्याल है ठीक है। तो मैं यही कह रही हूँ ना कि लोग उस पे किताब लिखे, हमारे लोग और ज्यादा उसको जाने, तो उसको आना है। आप लिखे ना किताब, आप इतनी बड़ी फैन है उसकी। मैं ही लिखूंगी, लेकिन कोई मौका बराबर हो ना कि मैं देख तो सकूं, पढ़ सकूं, कुछ नहीं ऑब्जर्व करूं जाके ग्राउंड में कैसे चलता है, उठता बैठता खेलता, पानी पीता है ज्यादा, जूस पीता है, क्या करता है, तो ये इस पे फिर मैं किताब लिखूंगी उन पे, लेकिन उनको यहाँ लाए कोई, तो कोई लेकर आए भाई ये बड़ी बड़ी टीमों। आपने तो वैसे पीले कलर के कपड़े पहने पीले लेकिन नहीं भाई, PSL की टीमों को चाहिए कि वो उस खिलाड़ी को देखें, परखें और उसको अपने साथ शामिल करें। जर्मी के स्क्वाड में हो सकता है भाई, आई विल चीयर फॉर जर्मी फॉर एज लॉन्ग एज आई लिव। सही है जी, सही है जी। अच्छा एक और तस्वीर आई है मिचेल मार्श की, वो तस्वीर देखें, उस पे हंगामा मचा हुआ है। वो तस्वीर उसने जो वर्ल्ड कप जो उसको मिला है, वर्ल्ड कप को उसके चरणों के नीचे रखा हुआ है। हाँ, चरण बेसिकली उसने वर्ल्ड कप के ऊपर रखे हैं, चरणों के नीचे वर्ल्ड कप नहीं रखा, चरण उसने वर्ल्ड कप के ऊपर रख दिए, जिसकी वजह से लोग बड़ा उसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और ये अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहाँ पर जैसे कि उन्होंने नाम बदल दिया स्टेडियम का, ये नहीं बदला भाई? ये है ना नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही है ना, इसके बाद नहीं अब नहीं बदला है। अच्छा चलो बदल लेना, हाँ क्या रखे, कुछ और रख लें। लेकिन बहरहाल वो 6 विकेटों से हम सब जानते हैं जी, छठी बार वर्ल्ड कप जीता। हाँ। तो पैट कमिंस ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मद्दाहों के लिए ड्रेसिंग रूम की तस्वीर शेयर की, उसमें सब देख रहे हैं कि जी क्या जश्न मनाया जा रहा है वहाँ पर, खूब जश्न मनाया जा रहा है। वो भाई उनका तो खतरनाक हो जाता है ना जश्न, सही बात नहीं है, तौबा लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये एक सेलिब्रेट कर रहे थे, पता नहीं एशेज सीरीज थी या क्या थी, वो ये सेलिब्रेट कर रहे थे, सारी टीम स्टेज पर मौजूद थी और वो वीडियो भी बड़ी चल रही है। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने किसने देखी है। तो सारी टीम के जो गोरे खिलाड़ी थे वो तो स्टेज पर आकर खड़े हुए थे। अब ज़ाहिर है उन्होंने बाटली भी उठाई हुई थी, बहुत 2-4 बोतलें उठाई हुई थी उन्होंने, तो वो जो बोतलें तौबा हाँ, तो यही हुआ कि बाकी जो मुसलमान खिलाड़ी थे या मुसलमान जो क्रू था उनके टीम का, बाकी जो स्टाफ वगैरह थे, उस्मान ख्वाजा बेसिकली जो है वो वेट कर रहा था और वो आ नहीं रहा था स्टेज पे उनके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। तो पैट कमिंस ये नाम याद रखिए, उसने हाथ से अपने दोस्तों को पीछे कहा कि ये बोतलें नीचे कर लो ताकि हमारे मुसलमान खिलाड़ी आए। मैं तो ये चीजें देख भी नहीं सकता हूँ भाई, मैंने अपनी आंखों पे हाँ वो दिखा भी नहीं रहा, यूं देखता हूँ मैं ऐसी चीजें यूं करके बता रहे हैं, वैसे आपको दिखा नहीं रही, यहाँ कोई बोतलों का निजाम हमने सिलसिला नहीं तैयार किया। ये बोतल मैं पी लूं जरा, हाँ बोले। तो उसने फिर बेसिकली वो उस्मान ख्वाजा वेट कर रहे थे, उसने बोतलों का इशारा नीचे किया कि यार इसको नीचे करो ताकि वो आए, और फिर आगे से उस्मान ख्वाजा आए एंड दे सेलिब्रेटेड और शूटिंग की और फिर तस्वीरें खींची, वीडियोस बनी। हम ये पैट कमिंस नामा खत्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। पैट कमिंस सुबह शाम दोपहर यही चल रहा है भाई, खत्म करो उसको बस, ठीक है। तो हाँ अच्छा, मिचेल मार्श नामा तो कर दो ना। ओके तो उसने सोफे में बैठा हुआ वो तस्वीर एंजॉय कर रहा था, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था वर्ल्ड कप जीत के। तो हुआ क्या उसके बाद क्या हुआ, इंडिया वाले बड़े उसके ऊपर जो है वो गमज़दा थे, वैसे ही उनके जख्मों पे इसने नमक छिड़क दिया। नमक छिड़कने के बाद चूंकि नमक छिड़का जाता है तो सब चीखते हैं, तो फिर उसके बाद भारतीय सारिफीन जो है वो बड़े तबसरा किया उन्होंने कि भाई ये तौहीन हो रही है, इसका उपमान हो रहा है, ये ट्रॉफी का क्या हो रहा है, उपमान हो रहा है, और इसकी जो है वो मर्यादा के जो है वो मर्यादा की सीमा को लांघ गया है मिचेल मार्श, जो भी इसने किया है, तो ये तौहीन है इसकी और इसके ऊपर ICC को एक्शन लेना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि जिनको एहतराम करना नहीं आता उनको ट्रॉफी मिल गई। देखो
अच्छा, ये मोदी ने कहा है? पता नहीं, मोदी, मैं तो मोदी की बातें सुनता ही नहीं हूँ ना। मोदी ने कहा है वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट। भाई आपकी है चाचा ट्रॉफी, नहीं है ना? जिसकी है उसको करने दो जो करना है यार। ऑस्ट्रेलिया वाले शुक्र अदा कर रहे होंगे कि मोदी साडा वजीर आजम नहीं है, अल्लाह ना ये कह रहे होंगे वो। लेकिन भाई उसकी चीज है, वो जो करे तुम्हें क्या है। बिल्कुल। और असली ट्रॉफी वैसे ही आईसीसी वालों के पास रखी होती है, ये रेप्लिका होती है भाई। नरेंद्र मोदी फैन पेज ने जो है वो ट्वीट की है, लेकिन ये है कि उसने फैन पेज ने बिल्कुल अक्कासी की है नरेंद्र मोदी की माइंडसेट की, तो ये शुक्र अदा करें। इधर एक और पड्डा पड़ा हुआ है, वो अपना हरभजन सिंह है ना, हरभजन सिंह, उसने कह दिया है एक कमेंट्री करते हुए, उसने एक तबसरा कर दिया। अब जब ये हार रहे थे ना, जब इंडिया वाले हार रहे थे, जब इंडिया वाले हार रहे थे तो सबके मुंह उतरे हुए थे, बेहतरीन तरीके से इनके मुंह जो है वो उतरे हुए, लटके हुए, बिल्कुल आंसुओं की बस बरसात होने वाली थी। तो फाइनल में बॉलीवुड की कई मारूफ शख्सियात थी, उसमें वो दीपिका पादुकोण, कौन थी, आशा भोसले आंटी बैठी हुई थी, शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना वगैरह, ये सब बैठे हुए थे। अब ये जो मैच हुआ, अनुष्का शर्मा जो विराट की बेगम है, वो भी बैठी हुई थी, परेशान हो गई। और जो केएल राहुल जो है इंडिया का विकेट कीपर, उसकी बेगम साहिबा भी बैठी हुई थी, जो कि हैं सुनील शेट्टी की बेटी, सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी, वो भी थी। अच्छा, क्या हुआ? नहीं, इतनी बड़ी हो गई? हो गई भाई। आप क्या गई थी उसकी पैदाइश पे? नहीं, लेकिन लिफाफा दिया था आपने उसको। नहीं, ले हो गई होगी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो फिर हुआ क्या? वो उसने कह दिया कमेंट्री करते हुए कि ये दोनों गुफ्तगू कर रही हैं, तो ये क्या गुफ्तगू कर रही होंगी? क्या ये फिल्मों के बारे में बात कर रही होंगी या क्रिकेट के बारे में? क्रिकेट के बारे में इनको वैसे कितनी जानकारी होगी? उसने बस ये कह दिया कि क्रिकेट के बारे में इनको कितना पता होगा। तो बस उस पर लोगों ने कहा ये क्या बात हुई है, खवातीन को ऐसे कह दिया कि क्रिकेट के बारे में इनको नहीं पता होगा, मतलब एक से स्टीरियोटाइपिंग उसने कर दी। भाई उनकी शौहर क्रिकेटर है, लेकिन शौहर तो भाई कोहली की बीवी को क्रिकेट का नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? भजन भाई आप भी तो ना। नहीं, ऐसा नहीं होता, बहुत सारी खवातीन को नहीं पता होता भाई, नहीं पता होता। उसने अंदाजा लगाया, सुनती तो है बातचीत। वो अपना युवराज सिंह, उसकी जो बेगम है, उसको नहीं पता क्रिकेट का, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन है वो भी खातून, उसको नहीं पता भाई, सिंपल। तो ऐसा क्या है? लेकिन बहरहाल उसने कहा अब लोग कह रहे हैं माफी मांगो। चलो फिर माफी मांगो, फिर जब मांग लेना तो बता देना, फिर वो भी हम खबर दे देंगे लोगों को कि आपने माफी मांग ली है। रजाक भाई ने तो माफी मांग ली थी ना। हाँ, रजाक भाई ने मांग ली थी, बिल्कुल। रजाक भाई भी तो रजाक भाई है ना। फिर खैर बहरहाल आपको जरा हम लेकर चलते हैं आगे। और हुआ कुछ यूं है कि कराची में बड़ी अजीब सी रॉबरी हुई है, बड़ी अजीब सी, मतलब जिसको कहते हैं डाका पड़ा है। और 20 मिलियन पुलिस के यूनिफॉर्म में डाकू आए और 20 मिलियन का जो कैश है और तकरीबन 80 तोले सोना जो है वो ले उड़े। पुलिस के यूनिफॉर्म में ये सारी वारदात हुई। असल में कहानी ये है, क्या थी भाई इसकी? टोटल कहानी बताएं जरा। ये मैं नहीं बताऊंगी, हमारे नुमाइंदे कराची से हमें ज्वाइन करें, वो बताएंगे। फयाज यूनुस साहब, अस्सलाम। जी वालेकुम जी फयाज बताइए भाई, ये क्या हुआ? कराची में पुलिस के यूनिफॉर्म में डकैतियां पड़ रही हैं। देखिए बिल्कुल कराची में अब पुलिस की वर्दियां क्या, पुलिस एहलकार ही डकैतियां कर रहे हैं, जिसकी तहकीकात शुरू कर दी है। साउथ जोन की ये पुलिस है जो औरंगी टाउन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके में छापामार कार्रवाई के लिए आई। छापामार कार्रवाई के दौरान कोई मुलजिम तो इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन घर से 2 करोड़ रुपए की डकैती कर ली, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आईजी सिंध ने तहकीकात का हुक्म दिया और डीआईजी वेस्ट आसिम पैमखानी को कहा कि तहकीकात की जाए। जो एहलकार और अफसर इस डकैती की वारदात में मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। अभी तहकीकात चली रही थी कि इसी दौरान पुलिस के जो अफसरान हैं उन्होंने मुतासरा शख्स जो रेहान है उससे राब्ता किया है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की जो उनकी चीजें हैं वो उन्हें वापस कर दी हैं। आईजी सिंध ने कहा है कि तहकीकात की जाए। सीसीटीवी फुटेज में एक डीएसपी 2 करोड़ की डकैती में से आधी चीजें वापस देखी जा सकती है। देखिए 1 करोड़ रुपए का उनको सोना और कैश दे दिया गया है, लेकिन अब भी काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं मुतासरा शहरी की वो पुलिस के पास मौजूद हैं। पुलिस अफसरान अब तक ये नहीं बता सके कि वो मुतासरा शहरी रेहान के घर किस चीज़ की तलाश के लिए पहुंचे थे। रेहान उनको कौन से केस में नामजद था या मतलूब था, क्योंकि जिस तरीके से 2 पुलिस मोबाइलें, एक प्राइवेट कार जो एक प्राइवेट पुलिस का इंफॉर्मर चला रहा था जिसपे SP नंबर प्लेट लगी हुई थी, उसके साथ एक वीगो डाला था और ये
तमाम तर पुलिस एहलकार और अफसरान जब इस शख्स के घर में गए तो असले के जोर पर तलाशी लेते रहे, अपने आप को पुलिस अफसरान जाहिर किया और पुलिस ने जब तहकीकात की तो पता चला ये बिल्कुल असली पुलिस पार्टी है, लेकिन इन्होंने डकैती जरूर मारी है। इससे पहले भी कराची और पुलिस की ऐसी शिकायत पुलिस अफसर कहानी भी नहीं है जी, असली पुलिस वाले भाई उन्होंने डाका मारा है और अभी असली पुलिस वालों के साथ असली सजा होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि भाई आईजी सिंह साहब कुछ कर रहे हैं जी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। फयाज यूनुस हमारे साथ मौजूद थे ना। असली पुलिस डाके मार रही है, जरा होशियार रहिए भाई, होशियार रहिए। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। बच्चों का आलमी दिन मनाया हम सब ने कल, और उसी हवाले से आज एक और सेगमेंट हम बच्चों के हवाले से करना चाह रहे हैं। दरअसल ये जो आइडेंटिफाई हुआ एक प्रॉब्लम वो बड़ा ज़रूरी है, और वो है कि स्कूलों में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा पे कितनी तवज्जो दी जाती है, और हमारा सेहत का जो निज़ाम है वो कितना तवज्जो देता है उन बच्चों की सेहत और जिस्मानी और जहनी पर। और इस बात का इंकशाफ और इस बात को हाईलाइट किया डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने यहाँ पर एक सेमिनार था उसमें, और हमने सोचा कि उनसे मजीद जाने कि क्या ये वाकई की तशवीशनाक बात है कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो स्टंटेड पैदा हो रहे हैं या उनकी ग्रोथ जो है वो मेल नरिश्ड ही रह रही है। इस हवाले से हम उनके साथ, हर चौथा बच्चा पाकिस्तान में ज़हनी तनाव का शिकार है। ये नंबर इट्स अ वेरी अलार्मिंग नंबर। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के सेहत पर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। ये जो आपने ये टॉपिक चुना, वैसे तो ज़ाहिर है आप एज अ हेल्थ प्रोफेशनल मुख्तलिफ हेल्थ के जावियों से लोगों को स्टडी करते हैं, मुआशरों को स्टडी करते हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल्स के हवाले से आपने जिक्र किया कि स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो जहनी तनाव का शिकार हैं और उनकी जिस्मानी और जहनी नशोनुमा नहीं हो रही सही। क्या वजह है उसकी? जी शुक्रिया फॉर हैविंग मी। असल में ये जो बच्चों की जहनी नशोनुमा और जहनी सेहत का जो मसला है, ये एक ब्रॉडर मेंटल हेल्थ का जो क्राइसिस है पाकिस्तान में, ये उसका एक छोटा हिस्सा है लेकिन बहुत अहम हिस्सा है। अब इसको ज़रा एक तनाजुर में समझने की ज़रूरत है। आप ये देखें कि हम बात कर रहे हैं वो बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं और उनके ऊपर एक स्टडी हुई है, और उसमें हर 5वां बच्चा किसी न किसी इमोशनल या बिहेवियरल प्रॉब्लम का शिकार पाया गया है। और ये स्टडी कुछ साल पहले ये गुजरहान के इलाके में पब्लिक स्कूलों में हुई थी। अब तनाजुर ये है कि ये वो बच्चे हैं कि जो स्कूल जा रहे हैं। जी जी जी। हाँ, जो नहीं जा रहे हैं उनका यहाँ से शुरू करनी चाहिए बात। 23 मिलियन बच्चे पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल हैं। उनके ऊपर स्टडी करनी भी बहुत मुश्किल है, यानी मेथोडोलॉजिकली स्टडी उनको करनी बहुत मुश्किल। तो जो जा रहे हैं उनकी ये सूरत है। अच्छा, अब अगेन दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए वो ये है कि हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 40% के करीब 37.6 एग्जैक्ट फिगर है कि जो बच्चे स्टंटेड होते हैं। अच्छा, स्टंटेड का मतलब क्या है? हम स्टंटेड कह के गुजर जाते हैं, इसको ज़रा समझना चाहिए। स्टंटिंग दो तरह की है, एक फिजिकल है, एक मेंटल है। अच्छा, ठीक है। और स्टंटिंग जो है वो होती है मेल न्यूट्रिशन की वजह से, और मेल न्यूट्रिशन जो है जब होती है तो बच्चों की नशोनुमा जहनी भी और जिस्मानी भी उसके अंदर कमी वाक़या होती है, रुकावट पैदा होती है। लेकिन जो बहुत अहम चीज़ इस सिलसिले में समझने की है वो ये है कि अगर पहले 1000 दिन में जो तकरीबन 3 साल ज़िंदगी के बनते हैं, अगर उसमें इसको रिवर्स ना किया जाए प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ, तो ये फिजिकल स्टंटिंग और मेंटल स्टंटिंग लाइफ लॉन्ग और इरिवर्सिबल हो जाती है। इस बात को ज़रा समझना चाहिए, ये बड़ी खौफनाक बात मैं कर रहा हूँ। यानी कि अगर इन 40% बच्चों की स्टंटिंग को रिवर्स ना किया जाए तो ये 40% आबादी जी हमारी फ्यूचर की स्टंटेड होगी, फिजिकली भी और अब उसकी इम्प्लीकेशंस देखें। ये प्रोडक्टिव हेल्थ वर्क फोर्स में नहीं जाएंगे, सही, इनकी एजुकेशन कम रहेगी, इनका IQ कम होगा, ये फिजिकली वीक होंगे, इनको बीमारियां ज़्यादा लगेंगी, बीमारियों के ऊपर खर्च होगा। अब आप इसको सोचते चले जाएं तो ये इतना एक खौफनाक सिनेरियो है कि अच्छा, हमारे पास एक हुजूम होगा उन लोगों का जो कि किसी काबिल नहीं होंगे और डिपेंडेंट होंगे और डिपेंडेंट होंगे। अच्छा, तो इस हवाले से मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम जब सेहत कहते हैं ना, हेल्थ,
तो हेल्थ की जो WHO ने डेफिनेशन की हुई है, इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है, और ये WHO की अगेन फिगर मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% वो लोग कि जिनको जहनी आर्जा है या जहनी बीमारी है किसी तरह की भी, उनको एक्सेस नहीं है मेंटल हेल्थ केयर की पाकिस्तान में। अब ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, इसमें बड़े भी शामिल हैं। और ये भी याद रहे कि जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के हवाले से, वो बतदरीज बढ़ रहा है। पिछले 30 साल में डिप्रेशन, अगर पहले 25 हम रिस्क फैक्टर्स निकालें हेल्थ के लिए, तो 22वें नंबर पे थी डिप्रेशन। इस वक्त वो 16वें नंबर पे आ गई है। और उसका कॉज कोई रीजन क्या है? जो हमारे इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिकल हालात हैं, साइको सोशल फैक्टर्स। साइको सोशल जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी उसमें बहुत कंट्रीब्यूट करता है। और उसके अलावा जितने भी आपको स्ट्रेसेस हैं लाइफ के, और लोगों की के अंदर ये इल्म ना होना कि मेंटल हेल्थ को डायग्नोज कैसे करना है, मेंटल हेल्थ से प्रिवेंट कैसे करना है लोगों को। जिस तरह जिस्मानी सेहत के लिए प्रिवेंट किया जाता है, इसी तरह मेंटल हेल्थ के लिए भी प्रिवेंशन की भी स्ट्रेटजीज है। तो जब आपको पता ही नहीं है, वो कहते हैं ना, आईज कैन नॉट सी व्हाट माइंड डज नॉट नो। जब आपको पता ही नहीं कि ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ना आप उसे प्रिवेंशन के लिए कुछ करते हैं, ना डायग्नोसिस के लिए, ना करेक्शन। अब अगली एक और आपको बड़ी अफसोसनाक स्टैटिस्टिक है, और वो ये है, अब हम चूंकि मेंटल हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया का 5वां बड़ा हम मुल्क हैं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट 900 हैं जी रजिस्टर्ड, बिल्कुल। और 2000 या 3000 के करीब साइकोलॉजिस्ट हैं। 23 करोड़ के लिए समझ लें 3000 लोग हैं। तो बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी की जरूरत है कि जिसमें हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है ना, हर लेवल ऑफ हेल्थ केयर पे। नहीं तो बनते क्यों नहीं हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट? क्या उस अट्रैक्शन नहीं है? बहुत सारी ऐसे मतलब हम आमतौर पे लोगों से मिले तो जरूर हमें कोई ना कोई मिलता है जिसने साइकोलॉजी का सब्जेक्ट उठाया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, साइकोलॉजी में भी एक है साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ पेशेंट्स को देखते हैं, लेकिन वो सारे भी इकट्ठे कर लें तो वो बहुत नाकाफी हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं, और बड़े अरसे से कह रहे हैं, कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे हमारी कम्युनिटी लेडी हेल्थ वर्कर्स, हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, इसको हम कहते हैं टास्क शिफ्टिंग। आप साइकेट्रिस्ट पे और साइकोलॉजिस्ट पे सिर्फ डिपेंड नहीं कर सकते पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम। अगर वो करेंगे तो शायद आपको एक सदी इंतज़ार करना पड़ेगा, इतने वो काफ़ी हो जाएंगे वो सबका इलाज करें, उस वक्त तक पता नहीं क्या हो चुका होगा। तो पाकिस्तान में हमें हुकूमती सतह पे भी, और जो नॉन गवर्नमेंटल अदारे हैं जो कि हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज़रूरत इस बात की है कि वो पहले तो ये समझें कि मेंटल हेल्थ भी एक प्रॉब्लम है। फिर उसके लिए अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो पैरामेडिक्स हैं, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, मिडवाइफ्स हैं, उन सब को थोड़ी थोड़ी उनके लेवल के मुताबिक मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग दें, ताकि वो उनको सही वक्त पे निशानदेही की जा सके इन मसाइल की, उनको डायग्नोज किया जा सके, और जो भी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है वो की जा सके। अगर वो एडवांस्ड हैं तो वो फिर ऊपर के दर्जे पे उनको रेफर भी कर सके पेशेंट्स। बिल्कुल। अच्छा, स्कूल्स की चूंकि बात हमने शुरू में की थी, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? क्योंकि जो हम टीचर्स का लेवल देखते हैं, वो पढ़ाने से ही उनको फुर्सत नहीं होती, उनकी कैपेबिलिटी भी हमारे यहाँ पे टीचर्स का जो मामला है वो इसी तरह है। व्हाट कैन बी डन इन दैट एरिया? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये स्टडी हुई थी गुजर खान में, ये क्लिनिकल ट्रायल हुआ था पूरा, कि जिसमें न सिर्फ ये कि ये देखा गया कि बच्चों में इन प्रॉब्लम्स की डायग्नोसिस कैसे की जाए, निशानदेही कैसे की जाए, बल्कि फिर ये भी देखा गया कि उनको उनके इलाज के हवाले से या उनको इंटरवेंशन करने के हवाले से क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए 3-4 स्ट्रेटजीज बनाई गई। अच्छा, उसमें सबसे पहले तो ये था कि जो स्कूल के टीचर्स हैं उनमें से ऐसे टीचर्स का इंतखाब किया जाए कि जिनके अंदर इन्वेस्ट किया जाए और उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए कि क्लासरूम्स के अंदर उन्होंने बच्चों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की निशानदेही कैसे करनी है। सही है। दूसरा ये कि फिर उनमें से कुछ को फिर वो जिसे कहते हैं ट्रेनर्स बना दिया गया, और वो अब ये कर रहे हैं। फिर उनके लिए कुछ एप्स बनाई गई।
ताकि उसके ऊपर उनकी ट्रेनिंग भी हो सके और उनको इस्तेमाल करके वो इन स्टूडेंट्स की निशानदेही भी कर सकें। तो टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। और फिर ये कि जब ये 1-2 स्कूलों के अंदर, 1-2 तहसीलों के अंदर जब इसको ये साबित हो गया कि इट वर्क्स, तो फिर इसको स्केल अप करने की कोशिश की गई। अब ये पिछली जो गवर्नमेंट थी, पिछली से पिछली गवर्नमेंट जो थी, उसके दौरान सर कहते हैं हमारी गवर्नमेंट, कहते सर आपकी गवर्नमेंट नहीं हम हमारी पाकिस्तानियों की गवर्नमेंट ऑफ कोर्स, जिसका मैं भी हिस्सा था। तो उस वक्त ये कोशिश की गई कि हम इसको स्केल अप करें, और रावलपिंडी में और लाहौर में कुछ स्कूलों के अंदर इसको स्केल अप किया जाने लगा। लाहौर में रास मुराद साहब थे उस वक्त, मुराद रास थे जो एजुकेशन में, उनसे मिला जाके हमने इस पे पूरा एक प्लान किया। और अब लाहौर में जो मेरी आखिरी इत्तला है उसके मुताबिक टीचर्स के लिए, पब्लिक स्कूल के टीचर्स के लिए ये ज़रूरी कर दिया गया कि वो ये ट्रेनिंग लेंगे, और इस ट्रेनिंग को भी ऑनलाइन कर दिया गया ताकि वो ये ट्रेनिंग इजीली ले सके। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की इंटरवेंशंस की ज़रूरत है कि जो एक स्केल अप लेवल के ऊपर कौमी सतह पे की जा सके, ताकि इन बच्चों की निशानदेही भी हो सके वक्त पे, और वक्त पे जो मुनासिब इंटरवेंशंस हैं वो भी की जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इस पे मुझे एक स्कूल का कहानी याद आ गई। यूके में एक बच्चे से और क्लास के टीचर्स ने उनसे बनवाई ड्राइंग्स। एक बच्चे ने अपने सारे माँ बाप बहन भाई सबको लटका दिया, फंदे बना दिए उसने, और वो घर में उसने तस्वीर खींच दी कि ये हमारे घर के बाहर उसने दिस इज माई फैमिली, माई फादर इज हैंगिंग, और ये सब करके उसने बना दिया। टीचर ने जब वो 30 की बच्चों की क्लास में वो पेंटिंग ड्राइंग देखी तो वो तो माँ बाप की दौड़े लग गई कि भाई ये तुम्हारा बच्चा क्या बना रहा है। तो उनको पता चला कि शाम को उसके पेरेंट्स के साथ बैठ के उस बच्चे ने ऐसी फिल्म देखी जो कि हॉरर थी, जिसमें उधर आखिर में जो सीन था वो ये था कि सब को लटका दिया उस बला या भूत ने, जो भी था। टीचर ने सख्ती से एक्शन लिया। उसने कहा ये बच्चा कोई ऐसी चीज ना देखे जो कि इसके जहन पर ये असरात मुरतब कर रहा है, कर को ये या तो आपको लटका देगा या ये किसी और को जाके लटका देगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन उस टीचर ने की एक बच्चे की ड्राइंग से, और यही चीज़ हमारे स्कूलों में भी होने की और कराने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर जफर मिर्जा साहब, आपने वक्त निकाला और बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू हाईलाइट किया, और हमें भी ये मौका दिया कि हम भी इस पर बात करें। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद कुछ बात करेंगे साइफर की। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अदालत में बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। एक तो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ वो जो साइफर वाला केस है, बड़ा अहम हो गया है जी। साइफर की आवाज़ें हैं। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद के भेजे गए साइफर के मंदरजात अवाम के सामने पेश कर दिए थे। उसके हवाले से बड़े मुख्तलिफ पहलू सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये केस बनता नहीं है, फिर वो गुम गया था, फिर वो गुम गया था, नहीं था, वो मिल गया, पता नहीं वो मिल गया। अब बहरहाल उसके ऊपर चल रहा है केस। बिल्कुल। उसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट का केस जो है वो सामने आया। 190 बिलियन पाउंड जो है वो उनका जो है सिलसिला अब वो पता लगाना है कि भाई उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे करप्शन की गई। उसके अलावा बुशरा बेगम के मुतादिद केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन वो चल रहे हैं जेल के अंदर। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि वो जेल में क्यों हो रही है उनकी पेशियां, और नवाज शरीफ साहब के भी केसेस चल रहे हैं। और कल का दिन भी बड़ा अहम है, कल भी बड़े इंपॉर्टेंट केसेस जो है वो लगे हुए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर नुमाइंदे हैं कोर्ट के साकिब बशीर साहब। आप लोगों का काम तो बड़ा सख्त हुआ है आजकल, शदीद, बहुत सख्त है। चले सबसे पहले साइफर शुरू करते हैं। साइफर में बात करते हैं। कब सजा हो रही है साइफर पे? सजा तो अब इलेक्शन से पहले बहरहाल हो सकती है। साइफर 3 कोर्ट्स में चल रहा है। एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोर्ट है, वो जेल में लगती है, फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कल है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत में आजकल जो है वो स्टे है, अभी भी जो वहाँ पे समाअत चल रही है, लेकिन स्टे है, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट लेवल पे 2 पॉइंट्स हैं। एक, जो जज थे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, उनकी तैनाती क्या प्रोसेस दुरुस्त हुआ नहीं हुआ, वो जो इमरान खान साहब ने चैलेंज किया हुआ है। और दूसरा मामला है कि जो ओपन ट्रायल मतलब जेल ट्रायल क्यों हो रहा है, इस पे समाअत 11 बजे होनी है। इस पे 4 सवाल अदालत ने पूछे हैं। एक, जज की तैनाती प्रोसेस कैसे हुआ। इसके अलावा जेल ट्रायल जो है उसमें स्पेशल रिपोर्ट्स, कल अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स थी, थ्रेट्स थे, खदशात थे सिक्योरिटी के चेयरमैन पीटीआई को अदालत लाते हुए, तो इसलिए हमने किया ये 2। और तीसरा ये था कि प्रोसेस किसने शुरू किया, जुडिशरी ने या फेडरल गवर्नमेंट ने। अदालत का ये मौक़िफ़ है कि अगर तो एग्जीक्यूटिव ने शुरू किया तो फिर प्रोसेस ठीक नहीं है, ये जुडिशरी ने शुरू करना था। तो ये तीसरे सवाल का जवाब आना है। और चौथा ये है कि जो ट्रायल जज होता है वो कोई हाई कोर्ट के मातहत होता है, तो उसने बताना है कि
ट्रायल जज ने कि वो हर समात पे जब जेल की हवाले से कुछ चीजें करते रहे हैं तो हाई कोर्ट को बताते रहे या नहीं, ये 4 सवाल हैं। ये तो सारे जिम्नी सवाल हैं, असल केस की तो बात ही नहीं हो। अभी तक असल केस की असल फड्डे की तरफ तो गए नहीं, उस पे स्टे है, वो उस पे स्टे है। ये जिम्नी सवालात है, इनमें मजीद तो मतलब वाह 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 भाई वाह, जब मैं इस पे कुछ कहूंगा तो तौहीन अदालत हो जाएगी। तो ये 4 ऐसे सवालात जो कि बुनियादी चीजों का तयन करने में इधर उधर वो फरोई बातें, अभी तो मैकेनिज्म उसके बाद फिर और ये बड़ा जरूरी होता है शफाफियत के लिए। और कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बहुत आम समात है, पहली दफा सुप्रीम कोर्ट जो है साइफर केस से मुतालिक कोई ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स या उनका कोई जजमेंट आएगी। एक तो चेयरमैन पीटीआई की जमानत लगी हुई है और दूसरा उन्होंने जो चार्ज फ्रेम हुआ था उसको चैलेंज किया हुआ है। अच्छा। तो ये दोनों पे कल 3 रुकनी बेंच समात करेगा। फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का माइंड पता चलेगा कि वो साइफर को किस एंगल से देख रहे हैं। सही है। अब वो एंगल जो है वो पता चलेगा कल। तो दूसरा अगर हम बात करें अलकादर ट्रस्ट केस की, उसमें आज तक जो चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा फिजिकल रिमांड नैब ने ले रखा था। अच्छा, जेल में अब नैब जो कस्टडी होती है, फिजिकल कस्टडी लेके वो यहाँ पे नैब पिंडी का मेलोडी में ऑफिस है, वहां पे लेके आते हैं। तो लेकिन अब जेल में ही है, वो किस तरह है वो मैंने अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की। उन्होंने कहा वहां पे एक कमरा स्पेसिफाई किया हुआ है, उस पे नैब जो है वो नैब के जो अफसरान हैं वो मौजूद होते हैं 24 घंटे। तो वो इसी तरह ही फर्ज कर लेते हैं कि वो जेल में ही है लेकिन नैब की कस्टडी में है। नैब किसी वक्त भी नैब तफ्तीशी अफसर जाते हैं, तफ्तीश करते हैं, आगे आते हैं। उसमें आज तक फिजिकल रिमांड है, आज नैब मजीद फिजिकल रिमांड मांगेगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो मामला है बुशरा बीबी की, कि एक तरफ तो पीटीआई पूरी जो है कह रही है कि चेयरमैन पीटीआई की जेल समात नहीं होनी चाहिए। तो पिछली तकरीबन 1 हफ्ता पहले उनके जो वकील है साहब अदालत में, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की भी जो जमानत की दरखास्त है वो जेल में ही सुन ली जाए। अब वो सिनेरियो जो है वो समझ नहीं आया। वैसे तो अमूमी तौर पर ये करते हैं कि अगर चेयरमैन पीटीआई की भी उसी केस में समात है तो इनकी भी तो एक ही केस एक ही जगह सुन लिया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ा बारीक सा नुकता है कि अगर आगे चलकर नैब कहता है कि हमें उनकी गिरफ्तारी चाहिए, वारंट भी है, और अगर बुशरा बीबी की जमानत खारिज हो जाती है तो वो उसका सिनेरियो ये होगा कि वो चेयरमैन पीटीआई के सामने उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अगर अदालत में होती है तो अदालत में तो यहाँ पे अगर जमानत खारिज होती है तो उनका सूरत हाल होगी, तो वहां पे अगर होती है तो वो उनके सामने। बेसिकली ये वो वाला पॉइंट है कि जो मियां साहब कहते हैं कि मेरी बेटी को मेरे सामने गिरफ्तार किया गया, तो वो सामने है। वही पॉइंट जो है आगे चलकर अगर कोई ऐसा सिनेरियो बनता है तो ये एक सिचुएशन जो है उनको रखेगा उसी बैरक में रख दे। अब ये आइडिया नहीं कि किस तरह वो मतलब होगा, लेकिन ये कि बैरक हो सकता है। लेकिन ये कि गिरफ्तारी होती है तो फिर वो फिजिकल रिमांड और एक पूरा प्रोसेस जो है वो आगे चलता है। अच्छा, क्विकली ये भी बताएं मियां साहब पे आने से पहले कि तोशा खाना का क्या स्टेटस है? तोशा खाना में अभी जो चेयरमैन पीटीआई उन्होंने कहा है पहले सजा मुअत्तल की, आप फैसला भी मेरा मुअत्तल कर दें ताकि जो मेरी नाअहली है वो खत्म हो जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन में अगर उनकी नाअहली खत्म हो जाती है, मतलब फैसला मुअत्तल होता है, तो वो 8 फरवरी इलेक्शन में मतलब जेल से हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन तब तक शायद आपने तो मजाक समझा हुआ है यार, इतनी सारी कार्रवाइयां और खान साहब कह रहे हैं मेरी नाअहली खत्म। अच्छा, अब आ जाएं मियां साहब की तरफ। उनकी नाअहली खत्म कब हो रही है और कैसे हो रही है? मियां साहब के दिन अच्छे हैं। मियां साहब की जो पहले वापस आए उसमें तो जोशी लगे मुझे, अभी ये दिन अच्छे आ नजर आ रहा है, आंखें खुली हुई है, जोशी की जरूरत ही नहीं। तो जब वापस आए तो उस वक्त भी नैब ने हर पॉइंट पे उनको कंसेंट दिया कि हमें कोई जो है नहीं। और उसमें एक और भी पॉइंट है कि वहां पे जो नई नैब है वो पेश हो रही है मियां साहब के केस में। तो उन्होंने आज जो 2 अपीलें लगी हुई 2018 में उनको सजाई हुई थी, तो दोनों अपीलें अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड में। एवनफील्ड रेफरेंस की ये सिचुएशन है कि उसमें मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की फैसला आ चुका है और उसमें ऑलमोस्ट मियां साहब को क्लियर कर दिया था अदालत ने ऑलमोस्ट। तो अब फॉर्मेलिटी है, उनकी अपीलें बहाल हुई हैं, नैब अपना जो है वो मौकफ रखेगा। और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस पता ये चलेगा कि किसका है वो एवनफील्ड? अब ये मेरा ख्याल है इस स्टेज पे तो जो कुछ अदालत कर चुकी है उससे आगे बढ़ना है, पीछे जो है वो नहीं देख सकते। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस जो है उसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है कि जो मरहूम जज अरशद मलिक हैं उनकी एक ऑडियो वीडियो आई थी, तो उस वीडियो के तनाज़ुर में मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट मामला देखेगी। अब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में वो मेरिट्स पे जो जाएंगे नहीं, इस पॉइंट को देखेंगे। अगर नैब ये कंसेंट दे देता है कि इसको रिमांड बैक कर दें क्योंकि इसमें एक लकूना आ गया है तो इसलिए रिमांड बैक कर दें, तो इस सूरत में दोनों जो अपीलें हैं वो उनकी मंजूर और जो फैसले हैं सेट असाइड और मियां साहब जो है वो 4 उंगलियां घी में और नायली सर कढ़ाई में। नाजरीन बिल्कुल थैंक यू साकिब भाई, बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त आपने आगाह किया हमें तमाम केसेस से। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। फ़लस्तीन की सूरत हाल हम सब के सामने है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम अपने सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर वो वीडियोस देख रहे हैं कि जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे कि जिनकी उम्र खेलने की है, जिनकी उम्र पढ़ने की है, वो बच्चे अपने वालिदैन के जो जस्द खाकी होते हैं, जो लाशें होती हैं, उन्हें तलाश कर रहे होते हैं। जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के जिस्मों को तलाश कर रहे होते हैं। अस्पतालों की वीडियोज़ आती हैं तो हम ये देखते हैं कि उन अस्पतालों में जो मेडिसिन्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अस्पताल तबाह हो चुके हैं और तकरीबन आधे से ज़्यादा जो हेल्थ केयर सिस्टम है गज़ा का, वो ख़त्म हो चुका है। एक ऐसी जंग है कि जिसके अंदर एक तरफ दुनिया की ज़ालिम तरीन और ताकतवर तरीन कौम मौजूद है कि जिसके पास असलहे के अंबार हैं और वेस्ट की सारी सपोर्ट है, और दूसरी तरफ हम देखें तो वो निहत्ते लोग मौजूद हैं जो कि अपने घरों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इसी हवाले से एक द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की एक तकरीब की एक वीडियो हमने देखी, और उस वीडियो में कुछ तालिब इल्म और एक उनकी जो एग्ज़ामिनर थी, उन्होंने एक कलाम पेश किया। ये कलाम ऐसा था कि जिसने सुना उसका दिल हिल गया। तो हमने सोचा कि इन्हें अपने प्रोग्राम में दावत दी जाए और फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हम भी ये कलाम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। हमारे साथ मौजूद हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद शब बतूल साहिबा, जो कि वहाँ पर एग्ज़ामिनर भी हैं, नातख़ा भी हैं, रिलीजियस इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करती हैं। इनके अलावा नूर जाहिद और महकोश अली, ये दोनों जो हैं वो तालिबात हैं जो कि वहाँ पढ़ती हैं, और ये भी इसी कलाम में इनके साथ होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो अगर मैं आयशा साहिबा आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो कलाम है इसके हवाले से अगर हमें थोड़ी सी तफसील बताएं कि ये कलाम किसका है। ये कलाम जब आप लोगों ने पढ़ा तो क्या जज्बात थे उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन के जो हालात चल रहे हैं किसी से ढक के छुपे नहीं हैं, और यकीन माने दिल खून के आंसू होता है, और ख़ास तौर पे वहाँ पे मासूम बच्चों का जिस तरह से खून हो रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, ये हालात व वाक़यात देखे नहीं जाते। और यकीन करें रातों की नींदें उड़ गई हैं, और दिल ही नहीं करता कि ज़िंदगी की किसी और ऐसी एक्टिविटी में जाने के लिए जहाँ पे खुशी का समा हो कि हमारे मुसलमान बहन भाई इस कदर दुख में, दर्द में हैं, और हम कैसे खुशियाँ मनाएं। तो हमारे दिल जो हैं वो इस कदर गमगीन है इस वक्त। तो दिल करता था कि हम यहाँ से कुछ तो उनके लिए करें। हम दुआ करते हैं उनके लिए, हर जगह पे जहाँ भी हम जाते हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं। महाफिल में हमने ज़िक्र अज़कार भी कराया, आयत करीमा भी पढ़वाई, लेकिन इसके साथ साथ उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की भी ज़रूरत है। और हर इंसान, हर मुसलमान ये सोचे कि मैं जिस जगह पे हूँ मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जिसके पास जो स्किल है, अगर कोई पेंटर है तो वो पेंटिंग करके फ़लस्तीनियों के साथ जो है उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। किसी को सोशल मीडिया अगर रन करना आता है तो वहाँ उस प्लेटफॉर्म से उनको सपोर्ट कर रहा है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे चुना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी के लिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है, और अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए इसीलिए मेरा दिल चाहा कि मैं, अल्लाह ताला ने मुझे अगर हुस्न गुलू अता फरमाया है तो मैं उनके लिए कुछ नज़म पढ़ूँ, उनकी दर्द भरी आवाज़ जो है उसकी तर्जुमानी जो है इस शायरी के अंदाज़ में हम लोग इसको नसर में पेश करें, नज़म में। तो इसलिए हमारा दिल किया, मेरा दिल किया कि मैं चाहूँगा कि अगर ये कलाम पेश करूँ, आप लोग पेश करें हमारे प्रोग्राम में, ताकि हमारे जो सारे नाजरीन हैं वो भी इसे सुन सके। कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे इतना है क्यों। कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे इतना तू रूठा है क्यों। लाशे और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खून ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे। पढ़ के हूँ रो रहा सूरह यासीन में,
तेरी दुनिया का बेबस फलस्तीन में। कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये ज़मीं है वही, ये जगह है वही। बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी। एक मुसल्ला ज़मीं पर बिछाया मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदी। एक मुसल्ला बिछाया ज़मीं पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक़्तदी। उस मुबारक ज़मीं पर तेरे बंदों के और कितने किए सर कलम जाएंगे। आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। एक सालार लश्कर जयाला कोई, कर दे पैदा तू ईमान वाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबला-ए अवली। कहर हम पे ना हो फिर से बरपा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई। होगा आज़ाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूबी हम छाएंगे। होगा आज़ाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूबी हम छाएंगे। आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। आसमां से अबाबील कब आएंगे, आसमां से अबाबील कब आएंगे। क्या बात है जी। आयशा बतूल साहिबा, नूर जाहिद साहिबा और महकूश अली साहिबा, वाकई एक ऐसा कलाम जो कि दिलों को छू ले। और इंतज़ार उन्हीं अबाबीलों का ही है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हम बहैसियत इंसान और हमारी उम्मत मुस्लिमा के जो बड़े बड़े लीडरान हैं वो तो सब यहाँ पर फेल हो ही चुके हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा इकदाम या कोई ऐसा मामला नहीं किया गया है कि जिसकी वजह से आज ही हमारे वज़ीर आज़म साहब का बयान था कि जी अखबार में ही ये सामने है मेरे, और ये कहते हैं कि जी इस्राएली फ़ौज के हाथों फ़लस्तीनी बच्चों का हॉलोकॉस्ट देखने पर हम शर्मिंदा हैं। ये हमारे वज़ीर आज़म ने कहा। बिल्कुल शर्मिंदगी तो है, से आगे बढ़कर क्या करना है, हमने कुछ करना है। और बिल्कुल अबाबीलों और अयूबी का इंतज़ार है सबको, और उन लोगों को भी होगा यकीनन, वो भी ये देख रहे हैं, उनके भी जहन जो है वो इस चीज़ को मेमोरीज़ और यादों के तौर पर नक्श कर रहे हैं कि कौन हमारे साथ किस हद तक गया, कौन हमारे साथ कहाँ तक खड़ा रहा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों का जो इदारा है, ज़ाहिर है दी यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, उसने फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए काम भी बड़ा किया है। सिर्फ कलाम ही नहीं आप लोग पढ़ रहे बल्कि प्रैक्टिकली काम भी कर रहे हैं। उनके हवाले से बताइए कि क्या आप लोग मदद कर रहे हैं, किस तरह से उनको तालीम में सपोर्ट फराहम कर रहे हैं।
जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में इस वक्त हमारे पास 2 पैलेस्टाइनी स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे फ्री स्कॉलरशिप पे यहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और मुझे आज ही ये सुन के और ख़ुशी हुई और भी पता चला कि 3-4 और स्टूडेंट्स जो हैं वो पैलेस्टाइन से यहाँ आ रहे हैं हमारे पास और उनको फ्री स्कॉलरशिप पे पढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, हम जहाँ तक हो सकेगा इनके लिए कोशिश करेंगे, इनको वहाँ पे सपोर्ट करेंगे, इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी वहाँ भेजेंगे। सिर्फ यही नहीं कि बच्चों को हम यहाँ पे एजुकेशन दे रहे हैं फ्री में, बल्कि ऐसा भी है कि हम उनके लिए यहाँ से फ़ंड रेजिंग करके हम उनको वहाँ पे लेके जाएंगे, उनके लिए सपोर्ट करेंगे वहाँ पे जो शुहदा हैं। और हमारे यहाँ से डॉक्टर्स जो हैं वो भी ऐसे बहुत सारे मौके पे हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से डॉक्टर्स जो हैं एक टीम जाती है और यहाँ से पूरा एक टीम मेंबर स्टूडेंट्स और टीचर्स डॉक्टर्स उनकी टीम जाती है और वहाँ जाके मुसलमानों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो किया जाता है। उनको फूड दिया जाता है, उनका फ्रीली ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सरअंजाम पा रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आयशा बतूल साहिबा, नूर जाहिद साहिबा और मली साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद फ़लस्तीनी तालिब इल्मों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद है जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में मौजूद हैं इस वक्त 2 फ़लस्तीनी तालिब इल्म। ये वो दोनों नौजवान हैं जिनका ताल्लुक़ फ़लस्तीन से है और यहाँ पर यानी कि द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में ये स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल कर रहे हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का ये एक बड़ा इक़दाम है कि उन्होंने 50 से ज़ायद स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की हुई हैं फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात को, और अब मज़ीद फ़लस्तीनी तलबा और तालिबात भी पाकिस्तान में आकर तालीम हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में पढ़ने वाले बारा मरवान और बिलाल मरवान जिनका ताल्लुक जो है वो फ़लस्तीन से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन के लिए आप लोग अपना तारुफ कराएं। पहले 12 से शुरू करते हैं कि कब आप लोगों की आमद हुई पाकिस्तान, कब आपकी यहाँ पर डिग्री शुरू हुई और कौन कौन से कोर्सेज में आप लोग एनरोल्ड हैं? जी मैं बारा मरवान फ़लस्तीन से फ़र्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान आया था 2008 में अपने वालिद के साथ। एंड मैंने अभी पाकिस्तान से ही हिफ्ज़ कुरान किया है एंड कॉलेज वगैरह की डिग्री भी पाकिस्तान से की है। एंड जिस तरह मेरे को इस यूनिवर्सिटी ने अभी अपॉर्चुनिटी दी मेरे को तो स्कॉलरशिप की, तो मैंने इसका अवेल किया है। एंड इस यूनिवर्सिटी में मैं अभी कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। और बिलाल आप अपना तारुफ कराइए। Myself Bilal Marwan. Basically, I'm from Palestine. I came to Pakistan in 2017. So, University of Faisalabad इन्होंने 50 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की ऑफ़र दी थी, फ़लस्तीनियन 50 स्कॉलरशिप। सो इन्होंने हमारे को यहाँ पे फैसलाबाद यूनिवर्सिटी बुलाया गया है और FOC हमारे को पढ़ा रहे हैं, फुल रिफंडेबल पढ़ा रहे हैं स्कॉलरशिप पे, और हमारे को हर चीज़ की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिल रही है और हमने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था हमारे को उससे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं चाहूँगा कि आप 2017 में आए बिलाल, तो वहाँ की क्या सूरत हाल थी उस वक्त, और मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को बताएं कि वहाँ से जो लोग हिजरत कर रहे हैं वो क्यों हिजरत कर रहे हैं। तो लोगों को नज़र आ रहा है, लेकिन आपका ताल्लुक़ किस इलाके से था, वहाँ की क्या सूरत हाल थी, और फिर आपकी हिजरत करने की, यहाँ पर आने की वजह क्या बनी? 2017 में वहाँ के हालात जो हैं काफ़ी बेटर थे, लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में जो है मूव ऑन करना चाहता है, एक अच्छे लेवल पे जाना चाहता है। इसी वजह से हमने पाकिस्तान की तरफ मूव ऑन किया, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो हैं काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो इस वजह से हमने पाकिस्तान मूव ऑन किया। और रिसेंटली हमारे और आपका ताल्लुक किस जगह से है फ़लस्तीन में? फ़लस्तीन गज़ा खान यूनुस।
अच्छा, खान यूनिस के इलाके से, बिल्कुल बिल्कुल। और बिलाल, आपका ताल्लुक वहाँ पर बारा से था? जी, बिलाल से तो हमने बारा से बिल्कुल जी। बारा, बताइए। जी, हम दोनों भाई हैं और हमारे साथ काफ़ी और भी फ़लस्तीनीज़ हैं जो ट्राई कर रहे हैं अभी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए। उनको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, लेकिन अनकरीब इंशाल्लाह हम इसी यूनिवर्सिटी में और फ़लस्तीनी देखेंगे जिस तरह हालात ठीक होते हैं तो इंशाल्लाह। बिल्कुल। और आपकी फैमिली, आप दोनों भाइयों की फैमिली भी आप लोगों के साथ यहाँ पाकिस्तान मूव हो गई थी, या आपके रिश्तेदार और घर वाले अभी भी वहीं पर हैं सारे? नहीं, मेरे जो फादर हैं वो अभी भी फ़लस्तीन में हैं, और मेरी जो कुछ सिस्टर्स हैं और ब्रदर हैं वो अभी भी फ़लस्तीन में ही हैं, और मेरा काफ़ी ज़्यादा हमारा ख़ानदान है जो अभी भी फ़लस्तीन में है। एंड मेरी मदर मेरे साथ हैं, मेरी सिस्टर मेरे साथ। उनसे आपकी कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है वहाँ पर जो इस वक्त हालात हैं? बहुत सारे लोग, मेरी कम्युनिकेशन होती है। हम जिस तरीके की वीडियोस देख रहे हैं और जो सूरत हाल, हाँ चले, ये तो अच्छी बात है कि आपकी कम्युनिकेशन होती है और वो बिल्कुल मेरी बात हुई है उनसे, खैरियत से रखे। और जी बताएं। जिस तरह के वहाँ के हालात हैं, बिल्कुल हमें भी काफ़ी फ़िक्र लगी रहती है अपनी फैमिलीज़ की। हर टाइम कुछ पता नहीं होता ज़िंदगी और मौत का। और हमारे भी ख़ानदान के इसी जंग में 7 अक्टूबर के बाद से ना 18 मेंबर्स शहीद हो चुके हैं। तो मैं यही चाहता हूँ फ़लस्तीन की उम्मा से कि, और इस दुनिया से यही चाहता हूँ मुसलमानों से कि फ़लस्तीन की आवाज़ बढ़े। एक ओपन एयर प्रिजन बना दिया। बिलाल, अगर आप भी अपना इसमें कुछ ओपिनियन दे सके हम, कि एक ऐसी जगह जिसको वाकई ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा। वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो इसराइल के साथ हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के साथ क्या सपोर्ट दे सकती हैं वो उनको? देखें, ये भी हमारा आजमाइश का वक्त है और हमें पता है सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। इस टाइम जो हमारी आजमाइश है, हमें पता है शहीद होके हमारा मर्तबा ऊपर जाना है। बिल्कुल। और हमारी सरजमीन जो है इस वक्त तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि शहीद जो है, और जी बिल्कुल जी, अल्लाह ताला ने शहीद का तो रुतबा कुरान करीम में बताया है कि वो ज़िंदा है, उसे मुर्दा ना कहो। तो जो लोग शहादत के रास्ते पर चलते हैं और शहादत को पा लेते हैं वो तो अजीम तरीन हस्तियों में शामिल होते हैं। लेकिन दुनिया से आप क्या चाहते हैं और फ़लस्तीन को आप कैसा देखना चाहते हैं? मेरा जो पैगाम है वो यही है कि जब भी आप फ़लस्तीनी को देखें तो इस तरह ना देखें जैसे आप उनसे बहुत मायूस हैं और आपका उनके साथ दुखी का इजहार है। मेरा यही पैगाम है हर मुसलमान को, जब भी आप किसी फ़लस्तीनी को देखें तो आप उनसे ये कहें कि हमें भी आप जैसा बहादुर बनना है, और आप यही पैगाम दें उनको कि हम भी आपके साथ इसी तरह कंधा मिलाना चाहते हैं जिस तरह अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलाया। लेकिन बस हुक्मरानों का ये, पाकिस्तान की आवाम तो बहुत अच्छी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं हुक्मरानों से यहाँ पे बहुत डिसअपॉइंट हूँ कि जो बिल्कुल भी फ़लस्तीन के लिए या फ़लस्तीन के हक़ के लिए नहीं बोलते हैं यहाँ पे। बहुत सारे बयानात तो आते हैं, लेकिन ज़ाहिर प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं कि जो कि नहीं की जा सकती हैं, और उसकी वजह से हम सब यही सोचते हैं कि हम क्या मुसलमान मिलकर क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। आपने ऐसा कुछ, जाहिर है जो जब आप बचपन में वहाँ पर थे, जो कुछ वहाँ पर होते हुए आपने देखा, कुछ आप हमारे नाजरीन से शेयर करना चाहेंगे जिससे उनको अंदाज़ा हो कि जो शख्स वहाँ पर होता है उसे क्या क्या चीज़ें देखना पड़ती हैं, कैसी उसकी ज़िंदगी होती है? 2008 में मैं वहीं था फ़लस्तीन में। मैंने अपनी आँखों से जो मनाजिर देखे, किस तरह वहाँ पे बम्बिंग होती थी, किस तरह से हमारी रातें कटती थी, ये एक ना आपको बिल्कुल मालूम नहीं होता। और फ़लस्तीन का भी जिस सिमुलेशन में रख के हमारे को सिर्फ एक मनाजिर दिखाया जा रहा है और बेबस करा जा रहा है कि सिर्फ हम अपने आप
अपनों को मरते हुए देख सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते उनके लिए। तो एक बड़ा खौफनाक मंज़र है वहाँ पे, लेकिन जो वहाँ के रहने वाले हैं ना, वो इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। और एक बहुत आसान लाइफ नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे हम फ्यूचर बनाने के लिए यहाँ पे हर बंदा जिद्दोजहद कर रहा होता है। वहाँ पे अपनी यानी जानों को बचाने के लिए हमें जिद्दोजहद करनी पड़ती है, अपनों को बचाने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है वहाँ पे। 2008 में जब मैं वहाँ था तब ऑलमोस्ट 1400 फ़लस्तीनियंस की शहीद हुए थे वो, और इस बार मोर देन 12,000 हो गए हैं। तो इस बार तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, और एक बड़ा अफसोस सा मुझे फ़ील होता है कि इस मुश्किल वक्त में मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं हूँ। बिल्कुल अल्लाह ताला से हमारी दुआ भी है, और आप लोगों के लिए भी दुआ है, और आपकी फ़ैमिली के लिए भी दुआ है कि वो जैसे भी हों, जहाँ पर भी हों, वो खैर और आफियत से हों, और वहाँ पे फ़लस्तीनी जितने भी हैं हमारे, वो खैर से हों, और उन पर ये जो जुल्म इसराइल तोड़ रहा है वो उसका सिलसिला रुके, थमे, दुनिया को कुछ गैरत आए, कुछ जागे दुनिया, और सीज़ फायर की तरफ हम जाएं फॉर नाउ। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है इस मसले का एक जिसको कहते हैं हतमी अंजाम, कोई इख्तिताम, कोई सलूशन इसका निकलना बड़ा ज़रूरी है। बहुत हम आप दोनों के मशकूर हैं, आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। माहीगीरी का आलमी दिन हर साल 21 नवंबर को मनाया जाता है, और बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि आबी हयात और इकोसिस्टम इसके हवाले से जो है वो ब्लू इकॉनमी जो है उसके हवाले से लोगों को बताया जाए। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, मछली बरामद करने वाले ममालिक में पाकिस्तान का है 50वां नंबर। ठीक है जी, दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है जहाँ पर ये जो फिशरीज़ का काम है वो होता है। और इस काम को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसमें इशूज़ क्या क्या हैं, और पाकिस्तान में सालाना कुछ 6 लाख टन के करीब मछली है, उससे ज़ायद मछली जो है वो पकड़ी जाती है, और हम सब बड़े मज़े से मछली और झींगे जो है वो खाते हैं। तकरीबन 40 लाख लोग इस पेशे से वाबस्ता हैं, जो माहीगीरी का पेशा है, और उनके हालात हम जब देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है कि वो किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे जी। हमारे साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स से मौजूद हैं जी मैरीटाइम एक्सपर्ट सैयद कामरान हाशमी साहब, उनसे ज़रा जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो है क्या ये वर्ल्ड फिशरीज़ डे, क्यों मनाया जाता है? ज़ाहिर है हर जगह मछली वछली खाते हैं, इसको मनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इन चीज़ों की एडवोकेसी कर रहे हैं। दरअसल 2015 से यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया कि वर्ल्ड फिशरी डे हर साल 21 नवंबर को मनाया जाए, क्योंकि डेवलपिंग नेशन में ख़ास तौर पे जो फिशरमैन हमारे हैं वो बहुत ही एक चैलेंजिंग माहौल में रह रहे हैं। पहले तो आप देखें कि वो खुले समुद्र में जाते हैं, 10-15 दिन समुद्र में रहते हैं, समुद्र कभी रफ भी हो जाता है, ना उनके सोने का सही इंतज़ाम होता है, फिर वो फ़िश पकड़ कर आते हैं, और उनकी कॉलोनीज़ में अगर आप देखें तो बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं मिलती। हालांकि जैसे अवैध साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान 50वां बड़ा मुल्क है, और तकरीबन $496 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है, इस साल हुई है, इससे पहले कोई 375 के करीब थी। तो बात यह है कि इसका मकसद ये है कि उनके मसले मसाइल को उजागर करना, कि जो हमारी ज़िम्मेदारी है हम उनको पूरा करें। आज इसी सिलसिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर कराची में एक सेमिनार करवा रहे हैं, जिसमें सिंध के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो शरीक होंगे। तो अच्छा ये बताएं कि अब जो जैसे आपने कहा कि इश्यूज क्या क्या हैं जो हमारी फिशरमैन कम्युनिटी है, और वो इश्यूज अगर सॉल्व हो तो फिर हमारा पोटेंशियल मजीद कितना बढ़ सकता है? देखिए बात यह है कि आपको शायद सुन के बड़ा हैरानी होगी कि हमारे 80% फ़िश के ज़खायर ख़त्म हो चुके हैं। बड़ी हैरानी होगी कि 80% फ़िश के ज़खायर जो हैं ख़त्म हो गए, ना भी ओवर फिशिंग से। अब ये चक्कर है कि हम ये चीज़ों को फिशरमैन को बताते हैं कि अगर आप देखें कि जैसा जुलाई अगस्त ब्रीडिंग सीज़न होते हैं, इस सीज़न में फ़िशिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन इस सीज़न में भी डिस्पाइट के बैन होता है, लेकिन फिर भी फ़िश
पकड़ते हैं। और अब चक्कर ये आ गया कि अब ये 20% जो रह गई है ये मज़ीद कम हो रही है। तो एफर्ट इस पर होना चाहिए कि इसको हम इंक्रीज़ कैसे करेंगे। अब ज़ाहिर फिशरमैन जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े पुअर लोग होते हैं, उनको तो अपनी लाइवलीहुड है भाई। जब वो ये नहीं कर रहे होते, फिशिंग नहीं कर रहे होते, तो फिर वो अपना कैसे गुजर बसर करते हैं? अब इसमें चक्कर ये कि अगर मैं एक वियतनाम की एग्जांपल लूँ कि आज से कोई 20-25 साल पहले पाकिस्तान और वियतनाम की एक्सपोर्ट बराबर की थी। आज वियतनाम जो है वो $10 बिलियन एक्सपोर्ट पे पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान के इस साल $496 मिलियन हुए। तो हम वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई मछलियाँ? अच्छा, वो उनका चक्कर होता है कि अब वो बैन को फॉलो करते हैं। एक तो सस्टेनेबिलिटी होती है कि आप जितना वो है उतनी ही आप पकड़ें। तो सब वहाँ पे दो चीज़ों का बड़ा फ़रोग़ मिला, एक एक्वाकल्चर और एक मैरीकल्चर। अच्छा, एक्वाकल्चर क्या है कि जनाब साहब हमारे तकरीबन पाकिस्तान में 12,000 एक्वा जो मीठे पानी से अगर आप फ़िश फार्मिंग करें दैट इज़ कॉल्ड एक्वाकल्चर। तो पाकिस्तान में खुसूसन सिंध में, पंजाब में, KPK में इसका रिवाज हो रहा है। तकरीबन 12,000 फॉर्म्स हैं जिसमें 50,000 लोग वापस हैं। अच्छा, आजकल आप इस्लामाबाद की पिंडी की सड़कों में देखें तो आपको फिश नजर आती है। बिल्कुल, ये सारी एक्वाकल्चर में। इसके अलावा अगर आप नॉर्दर्न एरिया में जाएं तो वहाँ पे ट्राउट फिश बड़ी मशहूर है, वो भी सारा ट्राउट फिश फॉर्म लगे हुए हैं। रोहू बिल्कुल। इसी तरह जो मैरीकल्चर है, मैरीकल्चर आप समुद्र के पानी से बनाएंगे, उसमें आप समुद्र के नज़दीक कुछ एरिया डिक्लेयर कर दें, कुछ पॉन्ड बना दें। तो पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर भी काम हो रहा है, बल्कि काफ़ी 1-2 कंपनीज हैं जो श्रिम्प फार्मिंग कर रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं USA, अच्छा, EU वगैरह। तो अच्छा, फ़िश जो एक्सपोर्ट हम करते हैं या श्रिम्प्स वगैरह, उसमें क्वालिटी और स्टैंडर्ड ज़ाहिर है दुनिया अगर हमसे ख़रीदती है तो उसको भी बड़ा मद्देनज़र रखना होता है। वो किस तरह से, वो क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं या किस तरह से हम उनको फॉलो करते हैं या उन कम्युनिटी से करवाते हैं जो फ़िशिंग कर रहे होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारी अनफॉर्चुनेटली हाइजीन इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो कंपनीज भी एक्सपोर्ट कर रही हैं वो सारी ISO 9000, ISO 9002 सर्टिफाइड। ओके। और आप अगर वहाँ पे अगर आप कभी जाके देखें तो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा कि पाकिस्तान में बहुत हाइजीन तरीके से इसको, जब भी वो पाकिस्तान तकरीबन 10 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है, विच इंक्लूड जापान, अपना UAE, वियतनाम, मलेशिया, कोरिया, इंडोनेशिया, कुवैत, इन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये कंट्रीज़ ख़ासतौर पे जापान वगैरह उसी सूरत में आपसे फ़िश लेंगी जब आप उनके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पे पूरे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मेजॉरिटीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन जिन कंपनीज़ को समझ में आ गई है वो उसको फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग गुड अमाउंट। सही। और इसमें हमारा कितना पोटेंशियल है? हम मतलब हर चीज़ में बात करते हैं ना कि जी IT में हमारा पोटेंशियल है, हमने पूरा नहीं किया हुआ है, काम पूरा हो नहीं रहा। क्रिकेट में पोटेंशियल है, हम हाल देख लें अपना। इस पूरे सिनेरियो में जो हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है उसमें हमारा पोटेंशियल है कितना और कैसे उसको अचीव किया जा सकता है? नहीं, इसमें हमारा काफ़ी, जैसा मैंने कहा कि हम $496 मिलियन पे पहुंचे तो हम इजीली नहीं, लेकिन आप वियतनाम से मिसाल दे रहे थे ना, वियतनाम वहाँ तक पहुँच गया। बिल्कुल, हम भी $10 बिलियन तक पहुँच सकते हैं बिल्कुल। लेकिन इसमें चक्कर है कि देखें, जब ये फिशरमैन को इस चीज़ की एजुकेशन की ज़रूरत है कि वो कौन सा फ़िश इस्तेमाल, कौन सा नेट इस्तेमाल करें। हाँ। अच्छा, नीमा ने पाकिस्तान नेवी के ताउन से एक बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने पूरे जो हमारे जो साहिल है इसके करीब एक अपना चार्ट हुआ है जिसमें रैक्स जो शिप डूब जाते हैं उनकी निशानदेही जी। अच्छा, होता ये कि उसके इर्द गिर्द काफ़ी मछली होती है। अब अगर फिशरमैन को पता हो, अब वो उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दी है जो उनके टेलीफोन पे होती है, तो उनको पता है कि यहाँ पे रैक पड़ा है तो यहाँ पे मैं ज़्यादा गहराई में अपना जाल ना फेंकूँ ना जाऊँ, क्योंकि जाल जाएगा तो वो हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बड़ी अच्छी कही है, किस तरह कर लेते हैं, बात ये होती है कि जब जिस क्वालिटी का वो नेट इस्तेमाल करते हैं बहुत छोटी छोटी फ़िश भी उनको कैच हो जाती है। अब छोटे छोटे झींगे, इतना सा झींगे तकरीबन 4 महीने में हो जाता है। अगर आप कुछ दिनों का 10 दिन का झींगा पकड़ लेंगे, इट इज़ ऑफ नो यूज। सही है। वो क्या होता है, वो चिकन फीड पे कोड़ियों के मॉल बिक जाता है और उल्टा वो खराब हो रही है, ओवर फिशिंग हो जाती है। ओवर फिशिंग हो जाती है तो इसकी वजह से। तो इसके लिए हम उनको ट्रेन करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? एक्चुअली इस सूरत में हम लोग भी वहाँ पे जाके उनको बताते हैं, वर्कशॉप करते हैं। नीमा जो है अभी चंद दिन पहले भी इब्राहिम हैदरी वगैरह में गई थी, उनको बताया था कि इसके क्या मुज़र आते हैं, क्या वो होता है। लेकिन वो बेसिकली अब गरीब आदमी है, तो फिर इसका सलूशन UN इधर कोई किरदार अदा करता है इसमें? एक्चुअली UN ने, अगर आपको UN के एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 17 गोल्स हैं, 169 उसके टारगेट्स हैं। चाहिए सारे
तकरीबन 191 कंट्रीज ने उसको साइन किया हुआ है, बशमूल हमारे, बशमूल हमारे। ठीक है। और अगर आप वो पढ़ें तो हमारी आंखें खुल जाती हैं। जैसे SDG 1 है कि नो पॉवर्टी, ये हमने 2030 तक अचीव करना है। अब इसी चीज़ को अगर आप फिशरमैन पे करें कि नो पॉवर्टी है, SDG 2 है, नंबर हंगर पे है, फिर SDG 13 है क्लाइमेट पे, जी बिल्कुल, SDG 14 जो है वो अपना लाइफ बिलो सी है। तो इस चीज़ को अगर आप एड्रेस करते हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, तो ये आगे बढ़ेगा। हमें फिशरमैन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है और जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, तब हम इसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो यूटिलाइज कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कामरान साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं शहरियों को फैसिलिटेशन देने की, और उसमें एक इदारा महकमा सबसे अहम होता है, वो होता है पुलिस का इदारा। पुलिस के इदारे से आपका दूबदू ताल्लुक तो रहता ही है, लेकिन FIR के हवाले से और कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं या लोगों को इल्म नहीं होता, उसके हवाले से हमने बुलाया है फरहत अब्बास काज़मी साहब को, जो कि साबिक SSP इन्वेस्टिगेशन हैं, और इनसे हम जानेंगे कि FIR कराने का तरीका क्या है, अपने केस को फॉलो अप किस तरह से करना है और किस तरह से उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है पुलिस के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं, FIR करानी है, कैसे कराऊं? FIR रूटीन में तो जो हीनियस क्राइम्स हैं उनकी FIR हो जाती है। देखा यह जाता है कि जो ऐसे जराइम जो आम तौर पे माली मामला से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें लोगों की FIR नहीं होती। अच्छा, जैसे ये कि किसी ने किसी के पैसे गबन कर लिए, तो उसमें पुलिस ने SOPs बनाई होती हैं कि ताकि नाजायज़ लोगों के ख़िलाफ़ FIR ना हो, तो उसमें लोगों को बड़ी शिकायत होती है कि जी हमारी FIR नहीं हो रही, हमारी FIR लेट हो रही है। एक दूसरा ये होता है कि जो मकामी पुलिस स्टेशंस होते हैं उनको अपने फिगर्स का ख़तरा होता है कि अगर मोटरसाइकिल चोरी, गाड़ी चोरी की मुकदमात ज़्यादा हो गए तो हमसे पूछगिछ ज़्यादा हो जाएगी, तो वो कोशिश करते हैं FIR कम से कम वो वर्किंग में आता है। यानी वो एक पुलिस ऑफिसर को रूल्स के लिहाज से उनके लिए अच्छा नहीं होता, उनकी अच्छी खासी सज़ा मिल सकती है, लेकिन वो करते हैं ताकि जो है उनके जो फिगर्स हैं, क्राइम फिगर्स, वो जब साल के आखिर में निकलें तो वो कोई परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में वो ना हो, तो अब जब उस वजह से लोगों की FIR नहीं होने की शिकायत होती है। तो फिर जो आपने कहा ना माली मुकदमात होते हैं, गबन वगैरह, उस चक्कर में जब FIR नहीं होता किसी की, तो फिर वो कोर्ट्स अदालतों की तरफ जाते हैं, तो अदालतों में वो इंसाफ लेना उनको महंगा पड़ता है, ज़ाहिर है वकील की फीसें और वो सारी चीज़ें, तो फिर वो मुकदमे को उसमें ये होता है कि फिर लोग वकीलों के पास जाते हैं और वकला साहबान जो हैं वो ज़ाहिर अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, और उसमें फिर एक सेक्शन होता है 22A CRPC का है, ज़ाब्ता फौजदारी का, तो उसमें जो सेशन कोर्ट्स होती हैं या जस्टिस ऑफ पीस होते हैं वो ये ऑर्डर्स करते हैं पुलिस को कि आप FIR करें। वो एक महंगा तरीका है। अब पिछले कुछ अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट में एक SP को दे दिए हैं। अच्छा, कि जिसका यही काम होगा कि जो कंप्लेंट्स आएंगी इस तरह की, तो वो उनको रिड्रेस करेगा, उनको सुनेगा, बिल्कुल उसी पावर के साथ जो जस्टिस की पावर होती है, जस्टिस ऑफ पीस की पावर्स के साथ। उसमें आपको वकील की ज़रूरत नहीं है और कोई आपका खर्चा नहीं होता, और विद इन फ्यू डेज़ वो जो भी ऑर्डर पास करता है फिर पुलिस पे बाइंडिंग होता है उस पर FIR करने का। जनरली कानून है क्या कि कोई भी शख्स अगर थाने जाता है और वो कहता है कि जी FIR दर्ज करें, तो क्या पुलिस ने FIR दर्ज करनी होती है, या किसी चीज़ पे पुलिस कहती है नहीं जी हम तो सिर्फ पर्चे पे लिखेंगे? बेसिक लॉ क्या है? जी कानून जो है ना वो बहुत वाज़ेह है। 154 जो CRPC है उसमें बिल्कुल ये है कि कोई आदमी आके जो भी थाने में रिपोर्ट करे तो पुलिस बाउंड है कि वो FIR करे। अच्छा, सही है, सही है। और वो कोई भी हो सकता है, फाइनेंशियल मामला हो, किसी भी किस्म का मामला हो, बिकॉज़ क्योंकि उसका तो नाम ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ना। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की उसमें हदूद में वो फॉल करता है तो दे आर बाउंड टू रजिस्टर द FIR। लेकिन अब होता ये है कि उसका गलत इस्तेमाल शुरू हो जाता है, लोग झूठी रिपोर्ट्स करते हैं, यानी दूसरे लोगों को फंसाने के लिए और अपने और मफाद हासिल करने के लिए। तो उसको ख़त्म करने के लिए पुलिस ने एक हायरार्की में उसको फिर एक रखा हुआ है कि वो उसको सिर्फ SHO तक नहीं छोड़ा हुआ या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तक नहीं, वो फिर DSP के पास जाता है, SP के पास जाती है, और वहाँ से फिर उसकी पूरी वो सारे हियरिंग करते हैं बार बार दोनों
अफ्रीकन को बुला के और फिर फैसला करते हैं कि FIR होनी चाहिए। तो यानी कि ये तो लॉ जो है उससे इदारा खुद वायलेट करता है, आप कह सकते हैं, लेकिन ये जनरल पब्लिक, ये इंटरवेंशन जो है जनरल पब्लिक की सहूलत के लिए की कि लोग बहुत ज़्यादा टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है गलत FIRs कराने की। अच्छा, FIR जब होती भी है तो कोई आम आदमी आया है, अब उसको दफात का नहीं पता कि ये दफ़ा लगेगी अगर ये चीज़ उसके साथ हुई है, और बाज़ औक़ात पुलिस वाले जो हैं उसको, लोगों का ये शिकायत होती है, वो कहते हैं हमारी बड़ी हल्की सी FIR बनाई है। जब वो किसी को वकील करते हैं तो वकील कहता है आपने तो अपनी FIR में ये दफ़ात ही नहीं शामिल कराई, तो मैं कैसे मुकदमा जाके FIR में दफ़ात शामिल होती है क्या? वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, नहीं होती है। ठीक है, सवाल तो ये दफ़ात वगैरह कैसे एक बंदा मेक श्योर करे कि उसकी FIR पे अगला बंदा वो दफ़ात लगाए जो बनती हैं, या उसको हल्का ना छोड़ दे कम इल्मी की वजह से या बेदहानी की वजह से? देखिए, मैं जो बेसिक ट्रेनिंग है और जो रूल्स हैं पुलिस के ना, जिसको पुलिस रूल्स कहते हैं, 1934 का बना हुआ है, उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि जो मतन है आपकी कंप्लेंट का, कंप्लेंट जो है वो पब्लिक ने करनी है। मेरे ऊपर, मैं अपनी कंप्लेंट जो मर्जी उसमें मैं लिखूँ जी, तो उसका जो मतन है उसी को मद्देनज़र रख के आपने सेक्शंस ऑफ लॉ अट्रैक्ट जो करते हैं वो लगा देने। बाकी जो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आएगा कि जी इसके जो मतन में जो दर्ज चीज़ें हैं वो गलत हैं या सही हैं, अगर या उसके अलावा भी और भी हैं और वो ज़्यादा लग सकते हैं, तो मज़ीद दफ़ात भी लग सकती है। कोई लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो मेलाफिडी से या अनइंटेंशनली अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो नहीं लगा सकता, तो वो किसी भी स्टेज पे कोर्ट के ऑर्डर से जहाँ जहाँ वो FIR जाएगी वो बाद में भी ऐड हो सकती हैं, दफ़ात बाद में भी ऐड हो सकती हैं। अच्छा, या साहब हैं जी कराची से, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में आवाज़ दे दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अवैस याहिया बात कर रहा हूँ। जी, हम ठीक ठाक हैं, पूछिए। हेलो, जी फरमाइए। याहिया बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैं पहले तो सलाम करना चाहूँगा आपके मेहमान को। बात यह है कि क्राइम का रेशियो बहुत कराची में आपको पता है बेइंतहा ज्यादा है जो, लेकिन मैंने एक चीज देखी, मेरे कई दफा मेरे मोबाइल छीने, कहीं से वाक़या तो, लेकिन आपको क्राइम रिपोर्ट जरूर करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि हम जब रिस्पांस करते हैं ना, अगर हम पीछे लगते हैं तो कार्रवाई होती भी है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ थाना कल्चर ऐसा है कि लोग डरते हैं पुलिस से अप्रोच करते हुए। सबसे पहले तो ये बात है कि जो पुलिस का कल्चर है उसको चेंज करना पड़ेगा। दूसरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, जो आपको करनी पड़ेगी, वो कल भी हमारे कराची में एक वाकया हुआ जिसके अंदर एक अंडर ट्रेन DSP जो है इन्वॉल्व था। एक घर में डकैती की वारदात हुई, पुलिस की मोबाइल साथ थी। तो देखिए, जब तक आप, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी पुलिस खराब है, जब तक आप अंदर आप सफाई नहीं करेंगे ना, आप अपने जो काली भीड़े नहीं निकालेंगे, तो जब आप पुलिस वाले खुद ही क्राइम में इन्वॉल्व होंगे तो कैसे ठीक होगा। मेरा एक सवाल इनसे ये है, मेरा सवाल ये है कि देखें, बात ये है कि हमारे यहाँ एक ब्रीच हो गया है। हम पुलिस को देख के भी वो फीलिंग करते हैं जैसे डाकू को देख के करते हैं। इस तासुर को कैसे आप खत्म करें? ये तासुर तो काम से खत्म होगा मेरे ख्याल में। लोग कहते हैं जाहिर है कि इसके लिए बड़ी काविशें होती रहती हैं, और जो भी पुलिस के जो सीनियर लॉर्ड जो भी आती है वो अपने तौर पे तो कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ इंटरवेंशन इसमें लेके आते हैं। अब जैसे कि इस्लामाबाद में और बड़े शहरों में जो फ्रंट डेस्क हैं उन पे कैमरास लगा दिए गए हैं, और उन कैमरास भी हैं, और बॉडी वॉर्न कैमरास भी आ गए हैं, और उन कैमरास की एक्सेस जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट का DPO है या DIG है उसके ऑफिस में भी उनकी एक्सेस है। वो किसी वक्त भी किसी भी जो बंदा रिपोर्ट करने या शिकायत करने आया उसके साथ इंटरवीन करके खुद भी बात कर सकता है। अच्छा, तो मतलब इस तरह की चीजें वक्तन फवक्तन हो रही हैं, उससे बेहतरीन भी आ रही है। इस्लामाबाद की पुलिस, इस्लामाबाद और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क हैं। मैंने लाहौर में भी है वैसे, ये लाहौर में भी है। अब कराची को अगर आप कंपेयर करें या इंटीरियर सिंध आप चले जाएं, कराची में भी अब ये चीजें हो रही हैं, इस तरह की इंटरवेंशंस करनी पड़ेंगी। इंटीरियर चले जाएं, वहाँ तो हालात माशाल्लाह बहुत ही अलग है, बिल्कुल ही। वहाँ तो आवे का आवा ही जो है वो पुलिस को हम देखते हैं, हम कहते हैं अच्छा जी ये भी पुलिस है, लेकिन बहरहाल जो काम करने वाले हैं वो नज़र आ जाते हैं, और उनके काम की वजह से ही माशरे में जो एक इस वक्त सूरत हाल है पॉजिटिव वो हमें नज़र आती है। बहुत सारे जराइम भी हैं और उनको रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्त जो है वो आज के प्रोग्राम में इतना ही, और आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।